कम सीबीएसई फिजिक्स। तो हमारे पास है 55S1 सॉल्यूशन फिजिक्स का जो अभी जुलाई में हुआ है। वैसे तो एक एक क्वेश्चन भी सोल्व करके दे रहा हूँ साथ में, चलो ये एक टाइम सेविंग प्रोसेस हो जाता है कि शॉर्टकट में सारा पेपर सोल्व करके दे दें आपको। तो पहले क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक स्मॉल मेटेलिक सफियर दे रखे हैं, 2 +Q चार्ज है उसके ऊपर, एक दे रखा है और 2 चार्जेस ए और बी पड़े हैं। चार्जेस Q का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस किया गया। चार्ज पार्टिकल Q को हल्का सा चाहे इस तरफ ले लो चाहे उस तरफ दूसरी तरफ ले लो, तो उससे क्या होता है, इसने पूछा है कि ये टुवर्ड ए जाएगा या टुवर्ड बी जाएगा या ओरिजिनल पोजीशन के पास ये ऑसिलेट करेगा। तो बच्चों जब भी ये थोड़ी सी कैलकुलेशन हल्की सी करके दे रखी है, 2 फोर्सेस लग रहे हैं, r-x² हो जाए, एक के लिए डिस्टेंस r+ है, यानी दोनों फोर्स इक्वल नहीं है तो नेट फोर्स कुछ ना कुछ लगेगा सब्ट्रैक्ट करके। तो ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, यानी कि ये SHM, इट विल ऑसिलेट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, अल्फा पार्टिकल का मास। मैंने अलग से जब ये क्वेश्चन करवाया तो उसमें बताया है कि नीट में आया होगा बच्चों 2019 के अंदर। तो ZE चार्ज दे रखा है अपने को न्यूक्लियस का और M मास दे रखा है, M1 मास दे रखा है टारगेट में, M2 डिस्टेंस ऑफ एंड मास M2 जो है टारगेट न्यूक्लियस का मास है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच D0 दे रखा है। एनर्जी ऑफ द पार्टिकल किसके प्रोपोर्शनल होगी, तो यहाँ पे देखो बच्चों अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिख दिया, U = K Q1 Q2 अपॉन U = K Q1 Q2 अपॉन R। तो उस फार्मूले से ये जो बन गया हमारे पास 4πε D0, तो U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z आ गया। थर्ड क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पेयर ऑफ न्यूक्लियन इज मिनिमम। तो इस ग्राफ को ध्यान से देखें, ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में बना हुआ ग्राफ है। तो जो जो हम न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल पास आते जा रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई और वो डिस्टेंस है 0.8 × 10⁻15 मीटर जो है। इसके बाद रिपल्शन शुरू हो गई है, तो मिनिमम जो पोटेंशियल एनर्जी है या मैक्सिमम अट्रैक्शन का फोर्स हो जाएगा हमारे पास 0.8 × फर्मी के पास। अच्छा जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू ग्राफ दे रखा है आपको फ्रीक्वेंसी के वर्सेस, तो इसमें इसकी स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो बच्चों अगर ये ग्राफ v और न्यू के बीच में होता तो ये h/e रिप्रेजेंट करती, परंतु यहाँ काइनेटिक एनर्जी है तो h रिप्रेजेंट कर रही है, वहाँ h/e रिप्रेजेंट करती है ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर जो आप प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगा क्वेश्चन मुझे, मामूली साइन में ट्रिक दे रखी है। वैसे h/e आंसर मैंने सोचा था पहले, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी तो h आंसर है। ये सोल्व करके भी दे रखा है मैंने आपको, हल्का सा भी इस ग्राफ की जो स्लोप है वो h है। अगला क्वेश्चन कि जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होती है किसी कंडक्टिंग कॉइल में किसके ऊपर निर्भर नहीं करती, इंडिपेंडेंट किसके। तो इस फार्मूले हम देख रहे हैं एन भी है, नंबर ऑफ टर्न भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, एरिया भी है, लेकिन रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल पे निर्भर नहीं करती। तो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा बच्चों इसका। एरिया ऑफ कॉइल पे भी निर्भर करती है, स्पीड पे भी निर्भर करती है इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होना। करंट पर, अगर करंट पूछा होता तो करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, बट ईएमएफ डिपेंड नहीं करती। अभी मैंने पोस्ट में भी डाला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी ऐसी यूज होती हैं जो जर्म को किल करती हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेज। इसका भी अलग से वीडियो बना के दे रखा है बच्चों मैंने। तो यहाँ जो हमें कितने शंट वैल्यू की रेजिस्टेंस लगानी होगी वो पूछ रखा है, तो 12 ओम पैरेलल में लगानी पड़ेगी। हल्का सा सिंप्लीफाई मैंने सोल्व भी करके दे रखा है और अलग से वीडियो भी बना के दे रखा है। इसका भी अलग से वीडियो बना दिया था मैंने। रेक्टेंगुलर लूप है, एरिया वेक्टर दे रखा है, तो
E इक्वल टू डी बी बाई डी टी करना पड़ेगा पहले, d5/dt होता है, लेकिन एरिया की डॉट प्रोडक्ट बाद में। अच्छा, पहले मैंने मैग्नेटिक फील्ड और एरिया की डॉट प्रोडक्ट करी है, और फिर जो आया 4t² + 2, इसकी हमने डेरिवेटिव करा। सिंपल सा प्रॉब्लम है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय द स्फेरिकल गाउसियन सरफेस इफ द रेडियस इज डबल्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो सेम रहेगा बच्चों। हाँ, एरिया बढ़ने के कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम गुजरेंगी उस जगह में से, लेकिन जो एक चीज़ बढ़ी है दूसरी चीज़ घट गई है। एरिया बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो घट गई हैं उस एरिया में से पास होने, लेकिन फ्लक्स सेम रहेगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है। 220 वोल्ट मेंस के अंदर आ रही है, उसकी हाफ साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए तो 0 होगी, हाफ साइकिल के लिए थोड़ा सा जो है 198 वोल्ट होगी। तो दो पैरेलल बीम ऑफ प्रोटॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं बच्चों, क्योंकि ये सारा डायरेक्शन वगैरह फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, इसका भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है। 12th क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर एक हम कंडीशन लिखते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, VS/VP = NS/NP। ये कब, कौन सी एजम्पशन के बेसिस पे अपन ने लिखी है? तो हमने ये लिखी है भी, जो फ्लक्स लिंकेज है ना दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, बिल्कुल कंजर्वेटिव है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में वर्क डन 2 पॉइंट पर डिपेंड ऑन पाथ, ना जी पाथ पे डिपेंड तो नहीं करता। तो ऑप्शन क्या बनेगा हमारे लिए? असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ऑप्शन सी बनेगा इसके लिए। तो इसका आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चे, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो f और 2f के बीच में रखेंगे कन्वेक्स लेंस, तो इफ द स्क्रीन इज रिमूव्ड इमेज इज नॉट फॉर्म, तो इमेज तो बनेगी भाई, तो गलत हो गया। हवा में चाहे बने, लेकिन इमेज बनी है लेकिन उसको स्क्रीन नहीं मिली। रे फ्रॉम गिवन पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन f and 2f आफ्टर पासिंग थ्रू ए कन्वेक्स लेंस डू नॉट कन्वर्ज टू ए ऑन ए पॉइंट इन स्पेस। तो जो पहली बात ही, कन्वर्ज तो कर रही हैं बच्चों, लेकिन जो है हमारे पास कोई जगह नहीं है उनको देखने के लिए, तो कन्वर्ज की हैं, वो कह रहे कन्वर्ज ही नहीं करी, कन्वर्ज की है, मैंने डायग्राम दिखाया है। फोटो इलेक्ट्रिक इमेशन के अंदर मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑल मेटेरियल इलेक्ट्रॉन डू नॉट हैव द सेम काइनेटिक। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बराबर फोर्स से नहीं बंधे हुए जो हम मेटेलिक बॉन्ड के अंदर, तो इसलिए अलग अलग काइनेटिक एनर्जी लेके निकलते हैं। If radiation falling on a photosensitive surface of different wavelength, the energy of the emitted photoelectron by photons of different wavelength shall be different। तो ये भी बात ट्रू है कि अगर फोटोन डिफरेंट एनर्जी लेके आ रहा है तो जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी। दोनों ट्रू हैं, बट असर्शन रीजन जो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता, तो ऑप्शन बी बनेगा इसका। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल इंक्रीजेज, कोई भी सेमीकंडक्टर हो उनकी कंडक्टिविटी इंप्रूव ही होती है, तो ये भी ट्रू है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड बाय थर्मल एक्सपेंशन, और क्योंकि वो तो सही बात है कि कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा टूटते हैं तो कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आते हैं, तो सही रीज़न है। असर्शन भी सही है और रीज़न एक्सप्लेन करता है असर्शन को, तो ट्रू है, ऑप्शन ए आएगा। वर्क फंक्शन दे रखा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ रखी है, तो न्यू इक्वल टू ई इक्वल एच न्यू से न्यू इक्वल टू ई बाय एच आ जाएगा। 2.14 कितना 5.1 × 10⁻14 हर्ट्ज। स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.86 वोल्ट दे दिया, तो कितनी वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो एनर्जी प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों को हमने जोड़ दिया। एनर्जी कितनी थी 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फंक्शन इतनी तो चाहिए थी, लेकिन लेके कितनी आ रहा था वो यानी कि 0.86 + 2.14, तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन हमारे पास आ गई hc में E413 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन का भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 1/f = 1/f1 + f2,
एक बात और बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहाँ से वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना। अगर बाई चांस सोल्यूशन के अलग अलग वीडियो तो हैं ही, ये एक आइडिया वाइज है कि भी हाँ सोल्व करके दे रखा है सर ने। और ये क्वेश्चन रह गया बच्चों एक, चलो ये भी कर देंगे, आपको अलग से वीडियो दे देंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज का आ गया 8/4 जो है, और इधर से 2/1 जो है सेम रेशियो है, तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी की 2/3 दे रखी है, तो ओवरऑल तो इनकी 10/3 बन गई। तो 10/3 में 2/3 जोड़ेंगे 12/3, और 4 ओम और 5 ओम, तो 5/4 ओम एम्पीयर करंट आ जाएगा। पीएन जंक्शन डायोड के करेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड बायस के अंदर को बड़े सिंपल से हैं, और ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये हमारे फॉरवर्ड बायस के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो जो पहले नी वोल्टेज होती है, फिर अचानक से करंट अब्रप्टली राइज होता है फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर। शेप ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर दी हमने 2 नंबर के अंदर। लाइट और वेवलेंथ दे रखी है। देखो फ्रिंज, जब वेवलेंथ बढ़ा दी तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले 640 नैनोमीटर की थी, तो फ्रिंज विड्थ बढ़ गई, सॉरी पहले थी 7.2 मिलीमीटर, और बाद में फ्रिंज विड्थ हो गई 8.1 मिलीमीटर। तो हमें वेवलेंथ ऑफ लाइट पता लगानी है, तो फार्मूला लिख दिया मैंने, β1/β2 = λ1/λ2। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन, स्केलर है ये क्वांटिटी। और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि d/2 डिस्टेंस से पड़ा है, तो एक स्क्वायर शीट के ऊपर से, तो जो एक फेज से कितना ही एनसीईआरटी की प्रॉब्लम भी है, स्क्वायर के फेज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा। तो क्यू 6 फेसेस ऑफ क्यूब इनक्लोज करते हैं Q/ε0, तो एक स्क्वायर के एक फेज से आ जाएगा Q/6ε0। तो इसका सोल्यूशन मैंने एक पूरे अलग से पेज पे दे रखा है 23rd प्रॉब्लम का। ये देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्रॉ कर दी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, और मैग्नेटिक फील्ड जब दे रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 36 वोल्ट पर मीटर, तो मैग्नेटिक फील्ड पता लगा लिया। 24th क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बोर पास्टुलेट। मैंने डायग्राम बनाया जानबूझ के, तीनों का मैथमेटिकल इक्वेशन लिख दी, तीनों पोस्टुलेट की, 3 डायग्राम। साथ में फ्रीक्वेंसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन क्यूब है, टाइम पीरियड तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एन क्यूब है, यानी टाइम ज़्यादा लगता है ज्यों ज्यों हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन फ्रीक्वेंसी यहाँ तो मैंने वहाँ ऊपर एन क्यूब की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर रखी है। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा बच्चों। T = 2πr/v होता है ना, तो यहाँ मैंने ना टाइम पीरियड कैलकुलेट कर दिया। टाइम पीरियड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब आ गया, यहाँ T आएगा बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर लूप दे रखी है, करंट पास कर रहा है। तो सबसे पहले बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, आई स्केलर आई इंटू एरिया वेक्टर वाली डायरेक्शन में होता है। उसके बाद टॉर्क पूछ रखी है, तो टॉर्क के लिए m×b कर दिया मैंने, सिंपल सी प्रॉब्लम है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की प्रॉब्लम्स मैंने रीड करना बच्चों, आराम से सोल्व करके दे रखी हैं, कब कब क्या क्या डिस्टेंसेस बनेंगे, इस अलग अलग वीडियो भी बनवा देंगे। इंटरमीडिएट इमेज फॉर्म्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड होती है, क्योंकि वो f और 2f के बीच में पड़ा होता है ऑब्जेक्ट। सेम एनसीईआरटी में लाइन डिटो लिखी हुई है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीस कंपाउंड माइक्रो f0 और f होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो बी करेक्ट है स्टेटमेंट, ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस मोर देन f0 एंड लेस देन 2f0 फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। f और 2f के बीच में रखते हैं, सही बात है बच्चों। केस स्टडी डायोड वाला तो सिंपल है, इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है, तो सी बिल्कुल ट्रू नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना कि होल्स होते हैं। बाकी तीनों बातें ट्रू है। अनबायस्ड पीएन जंक्शन के अंदर जो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट कैंसिल कर जाते हैं एक दूसरे को। जर्मेनियम को आपको एन टाइप बनाना तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालनी पड़ेगी, बाकी तीनों तो ट्राइवेलेंट है, तो फॉस्फोरस जो है हमारी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है। जर्मेनियम क्योंकि लूजली बाउंड होता है तो इजीली उसका इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। सिलिकॉन थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर है, 18 है, क्योंकि वो 1.1 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन की है और 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम की है बैंड गैप।
बैरियर हाइट जो है बढ़ती है बच्चों, और फ्रिंज विड्थ कहता हूँ, बैरियर की हाइट भी बढ़ती है और रिवर्स बायस में जो वोल्टेज है वो भी बढ़ती है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन आसानी से पार नहीं कर पाते। एलसीआर सर्किट की इम्पीडेंस पता लगाओ, 3 नंबर के अंदर क्वेश्चन है, तीनों के लिए एक एक नंबर आ जाएगा हमारे पास। फेज पता लगाओ 5, और एक क्वेश्चन है बीच में फॉर द इंस्टेंटेनियस करंट की भी वैल्यू पता लगाओ। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना कि करंट जो है एलसीआर सर्किट में या तो करंट 5 फेज आगे या पीछे दोनों हो सकते हैं। एल इन्होंने कह रखा है इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू पता लगाएं। और डिफाइन पावर फैक्टर होता है P इक्वल टू VE cos फाई। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, 3 नंबर ऊपर से आ गए हमारे पास। मैक्सिमम पावर डिसिपेशन और मिनिमम पावर डिसिपेशन कब होती है, तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। प्रूव दैट द वोल्टेज इज अहेड, हाँ जी बिल्कुल अहेड रहती है। और क्वेश्चन बड़ा अच्छा था लेकिन थोड़ा सा इसका रबिंग सी हुई पड़ी। यहाँ पे 2 इंडक्टर दे रखे हैं, सेल्फ इंडक्टर 12 मिली हेनरी और 24 मिली हेनरी का। तो इनकी 2 ग्राफ बनाने के लिए कहा है उसने। एक तो ग्राफ बनाओ E वर्सेस डी आई बाई डी टी। तो जो E इक्वल एल इंटू डी आई बाई डी टी लिखेंगे तो इंटरसेप्ट तो 0 है, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, तो एल की स्लोप बन गई, तो 24 मिली हेनरी वाला ऊपर आएगा। लेकिन एनर्जी वाले केस में जो है एनर्जी ज़्यादा खर्च 24 मिली हेनरी में हो रही है, तो 24 मिली हेनरी वाला नीचे आया। ये ग्राफ ध्यान देना बच्चों दोनों। 5 नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। 32वां क्वेश्चन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दूसरी बैटरी हटा के लगाई है आपने, तो बैटरी हटा के एक सिमिलर कैपेसिटर लगा दिए, तो चार्ज आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी आधा रह जाएगा, एनर्जी अभी आधी रह जाएगी, आधी वेस्ट हो जाएगी ओरिजिनल की। पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर दिखा दिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है वो दर्शा दिया। इस क्वेश्चन की भी मैंने अलग से वीडियो बना दी है, सोल्यूशन कर दिया मैंने। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कहाँ पे रखें, कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एम पॉइंट पर ऑन द बी, सो दैट नेट इलेक्ट्रिक पॉइंट A0 हो, तो एम पॉइंट पर कितना चार्ज रखें, क्या चार्ज रखें, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। ये प्रिज्म फार्मूला आ गया, प्लस उसने कहा एंगल ऑफ डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रिज्म में क्या रिलेशनशिप है, और क्या कंडीशन होनी चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रिज्म के साथ कि लाइट रिफ्रैक्ट हो, ना कि टोटल टर्न रिफ्लेक्ट हो। तो जब तक एंगल साइन इनवर्स 1/n से छोटा रहेगा तब तक तो रिफ्लेक्शन होएगी, रिफ्रैक्शन होएगी, अदरवाइज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते रहेंगे।